अब लैंड यूज पैटर्न देखेंगे इंडिया का, तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस. Now, total geographical area of India is 3.28 million square kilometers. तो ये बात तो हमको पता है, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था कि टोटल जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. अब लैंड जो यूज़ में है डेटा के अकॉर्डिंग वो 93% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली. मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान, जिसको हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो चाइना ने इंडिया का पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा है जिसको हम अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं करा है, इसीलिए 7% आपका सारा वहाँ पर निकल के चले जाता है. ओके, अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना है, जो डेटा है ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है 2020-21, जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट में लिख रखा है बुक के नीचे 2021 का. तो ये CBSE की वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर रखी है PDF, तो आप इसी डेटा को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जो ज्योग्राफी की बुक आपके पास में आने वाली है वो हो सकता है कि पास्ट ईयर की बुक हो, तो डेटा उतना ज़्यादा सही नहीं हो. तो जो भी डेटा अगर आपको देखना है तो इस पर्टिकुलर बुक में से या इस वीडियो में से आप देख लीजिएगा, तो बिल्कुल सही रहने वाला है. Now, the land under permanent pasture has also decreased. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land? तो अब जो पास्चर लैंड आपका है वो तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन डेफिनेटली जो कैटल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होते जा रही है, तो दिक्कतें यहाँ से भी निकल के आ रही है. मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई. तो जो बाकी का आपका कल्टिवेबल लैंड है, जो जिसको आप फेलो लैंड के नाम से भी जानते हैं, कल्टिवेबल लैंड नहीं, फेलो लैंड, तो वो फेलो लैंड जो कि पास्चर्स के फॉर्म में है और मेनली आपका कैटल्स के लिए और इन सब के लिए है, तो या तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, या फिर उसको अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है. तो दोनों कंडीशंस पॉसिबल नहीं है एक एवरेज या फिर पुअर फार्मर के लिए. हेंस दिस लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of net zone area in India comes to about 54% of the total reporting area. तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट फिर इस तरीके से हो जाती है कि अगर आप 2-3 साल में एक बार कल्टीवेट कर रहे हैं पर्टिकुलर लैंड को, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर जो लैंड की कंडीशन है वो उतनी सही नहीं है, तो यहाँ पर फिर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी गलत हो जाती है. अब इसको इंक्लूड कर लिया जाता है नेट जोन एरिया के अंदर, और फिर फाइनली 54% जो है वो रिपोर्टिंग एरिया बन जाता है कि हाँ भैया इतना जो है वो नेट जोन एरिया है हर साल का. सो द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि हर स्टेट का अलग अलग होता है. जैसे कि अगर अपन देखेंगे कि प्लेन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर भी नेट जोन एरिया काफ़ी अच्छा पाया जाता है. तो इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन द पंजाब एंड हरियाणा आर एंड लेस देन 10% ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि नेट जोन एरिया कैटेगरी में है. तो अब 80%, क्योंकि वहाँ पर पंजाब और हरियाणा में कंडीशन काफ़ी अच्छी है एग्रीकल्चर को लेके, तो नेट जोन एरिया डेफिनेटली वहाँ पर जाता है. लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर अगर मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करूँगा, तो वहाँ पे इतनी सही कंडीशंस नहीं है, जोग्राफिकल कंडीशंस कि वहाँ पर आप चीज़ों को ग्रो कर सको, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है. Okay, now forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area. It was outlined in the National Forest Policy 1952. तो 1950 important question है कि National Forest Policy कब आई थी, तो it was in the year 1952, और वहाँ पर एक डिसाइड करा गया था कि 33% should be the forest cover in India. लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था. It was considered essential for maintenance of the ecological balance, the livelihood of the millions of people who live on the fringes of this forest depends upon it. Okay, now a part of land is termed as the wasteland and land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industries, etc. तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेस्टलैंड क्या चीज़ हो जाते हैं. अब जहाँ पर रॉकी एरिया है, एरिड एरिया है, जहाँ पर मतलब जो आपकी ज़मीन हो पूरी तरीके से बंजर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्रॉप्स को आप ग्रो नहीं कर सकते हो. फिर एक कुछ तरीके के लैंड वो हो जाते हैं जहाँ पे रोड्स या रेलवेज वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो लैंड भी वेस्टलैंड की कैटेगरी में चले जाता है. नाउ कंटिन्यूस यूज ऑफ द लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग appropriate measures to conserve and manage it has resulted in the land degradation. तो वहाँ पर उसकी ह्यूमस लैंड की पूरी तरीके से चली जाती है कि आप पर्टिकुलर लैंड को बार बार कल्टीवेट करके अगर आप उसको यूटिलाइज करते जा रहे हो, तो आपकी फिर वो जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी
बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है कुछ समय बाद। दिस इन टर्न है सीरियस रेप्रिकेशंस ऑन द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। फिर फाइनली एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत देखने के लिए मिलती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है कि लैंड की जो क्वालिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, और क्या कंजर्वेशन मेजर्स हम लोग ले सकते हैं ताकि ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ होकर लैंड की क्वालिटी वापस से इंक्रीज़ हो जाए। नाउ वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, एंड आने वाले जनरेशन के साथ में भी हमको ऐसे ही करना है। 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स फॉर द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। तो डेफिनेटली अगर आपको खाना चाहिए तो लैंड तो है, अच्छा ही होना चाहिए। आसमान में तो आप फसलें उगाने नहीं वाले हो, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड बट ऑल्सो हैव एग्रीवेटेड द पेस ऑफ द नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू द लैंड। तो हम लोगों ने डिग्रेडेशन तो करा ही करा है लैंड के साथ में, और साथ में जो नेचुरल फोर्सेज है, ठीक है, उसको भी अपन ने फोर्स करा है कि भैया आप भी अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, जो नेचुरल कलामिटीज़ वगैरह है उसको आप इंक्रीज़ करिए, ठीक है। तो हमने अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज़ कर ली है। सब ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। तो अब ये क्वेरिंग भी कुछ नहीं है, एक्सट्रैक्शन होता है पर्टिकुलर मिनरल्स का, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारी मेथड जो है वो लैंड डिग्रेडेशन की कैटेगरी में चली जाती है। अब माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस। अब आपने भैया माइनिंग स्टार्ट करी, ठीक है। अब माइनिंग स्टार्ट करने के बाद में माइनिंग का प्रोजेक्ट हुआ कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है, वो कोई नहीं सोचता है, वो लैंड को ऐसा कैसा छोड़ दिया जाता है। अब वो लैंड किसी भी काम का नहीं हो जाता है, इट्स जस्ट अ बैरन लैंड, वो किसी यूज़ का नहीं है, और उससे होने वाली जो डस्ट है वो और ज़्यादा दिक्कत देती है आसपास के एरिया में। ओके, नाउ जैसे कि अगर अपन बात करेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। ओके, तो ओवरग्रेजिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगी, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला जो रीजन है वहाँ पर आपका डिफॉरेस्टेशन माइनिंग की वजह से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। Now, in the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation is responsible for the land degradation। तो कोई ना कोई तो चीज़ है ही है जो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रही है। Okay, the mineral processing like grinding of limestones for the cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। तो आप समझिए इस बात को कि इंडस्ट्री जब होती है तो बहुत ज़्यादा, जैसे अपन पर्टिकुलरली सीमेंट इंडस्ट्री या कैल्साइट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट का प्रोडक्शन होता है, और वो डस्ट सेटल डाउन हो जाती है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल ग्राउंड होता है। अब वहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है तो जो पानी होता है उसको सीप थ्रू नहीं होने देती है अंदर तक, और फिर वहाँ से आपका लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि कोविड-19 की वजह से जो आपका लॉकडाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्रीज़ का जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारे बंद हुए हैं तो क्वालिटी वाटर की और साथ में लैंड की दोनों की इंक्रीज़ हुई है। लेकिन इतना कम टाइम नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल फोर्सेस रहती है तो काफ़ी टाइम चाहिए रहता है इन सारी चीज़ों को सही होने के लिए। लेकिन जैसा कि अब 2-3 दिन पहले मैंने जैसा जितना पढ़ा था तो रिपोर्ट्स में लिख के देखा था कि यमुना का जो वाटर है उसकी भी क्वालिटी इंक्रीज़ हुई है, जो गंगा का वाटर है उसकी भी क्वालिटी इंक्रीज़ हुई है, जिसके लिए हमने लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़ का एक प्लान बनाया था, नमामि गंगे करके, ये सारी चीज़ें, और उससे जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी वो कहीं ना कहीं अब आपकी चीज़ें सही हो रही है। ओके, देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। अब क्या, सबसे पहले एफॉरेस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, इट इज़ द मस्ट। तो ये बात आपको भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। ओके, आप ग्रेजिंग का भी प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट अगर रखेंगे तो उधर से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। तो शेल्टर बेल्ट के बारे में अपन आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन द एरिड एरियाज। ओके, सो सैंड ड्यून जो होते हैं वो सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं, तो अगर अपन थॉर्नी बुशेस अगर वहाँ पर ग्रो कर देंगे तो वहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो आप एक बार ये सब पढ़ लीजिएगा, इजी है, कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जस्ट अपने एक नोट्स बनाइए, उसमें आप मेजर जो है की पॉइंट्स लिखिए और उसको लर्न कर लीजिए, हो जाएगा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक,
soil is a resource. Now soil is the most important renewable natural resource, तो definitely it's a renewable और important भी है. It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. The soil is a living system. तो अपने आप में सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं पूरा इंट्रैक्शन जो है वो सॉइल के साथ में लगा हुआ रहता है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. तो ऐसा नहीं है कि सॉइल फटाफट इसका फॉर्मेशन हो जाता है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, जैसे कि अपन ने देखा था कि रॉक से वो डिग्रेड हो जाते हैं, फिर रॉक्स के डिग्रेडेशन के बाद में फर्दर प्रोसेस होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है. रिलीफ, पेरेंट रॉक और द बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. तो इट मे बी द पेरेंट रॉक कि कहाँ से वो बन के आ रहा है, बेड रॉक पे बेड रॉक कौन सी क्वालिटी का है, ठीक है, क्या रिलीफ फीचर्स हैं वहाँ पर, कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है या कौन से टाइप की सॉइल वहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है. अब जो नेचर के फोर्सेज है जो इफेक्ट करते हैं वो क्या क्या है. टेम्परेचर हो गया है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर है, फिर वहाँ पर विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. तो वो चीज़ें कोई भी हो सकती है. एनवायरनमेंट के रिलेशन में अगर अपन देखेंगे तो नेचर की ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है. तो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, रनिंग वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, वॉट एवर इट मे बी. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं अपन को सॉइल के अंदर, तो वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपका सॉइल के फॉर्मेशन में. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. Now, on the basis of the factors responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, हम लोगों ने वापस से सॉइल को क्लासीफाई कर दिया है. जैसे कि आप जानते ही होंगे, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल. तो कहीं ना कहीं ये सारा वेजिटेशन कौन से एरिया में पाया जाता है, कौन सी क्रॉप्स उसके अंदर ग्रो होती है, ठीक है, क्या उसका टेक्सचर है, कलर है, तो अपन ने चीज़ों को बांट दिया है.